नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी मन लाइक चल रही होगी आप लोगों की और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए टॉप जीके जीएस के जो हमने एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रखी थी, ये इसका 10वां पार्ट रहने वाला है। इससे पहले जिसने अभी तक 9 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 2 चीजें बता देता हूँ। पहले देखिए हिस्ट्री की जो क्लास मैंने रोकी थी, अब वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी आज से। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास जो क्रैश कोर्स वाली थी, साथ ही साथ देखिए जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। पहले आप प्रैक्टिस है, क्योंकि आप लोग जीएस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीएस आपकी 25 नंबर की आने वाली है, कंप्यूटर के साथ 30 नंबर की। ठीक है, तो ये आपके लिए रामबाण वीडियो रहने वाली है। देखिए उत्तराखंड के जो कल्चर वाली वीडियोस है, मैंने कहा था कि मैं वो करवाऊंगा। हाँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहां पे बनी हुई है। ठीक है, और रीजनिंग के भी 2 पार्ट आ चुके थे, और साथ ही जिसको भी रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है ना, मैंने जो यूके एसआई वाली रीजनिंग करवाई थी, वहां पे मैंने पूरे 20 वीडियो करवाए हुए हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी का सेम ही रहता है, ज्यादा चेंज नहीं करते रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, बाकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होंगी, क्योंकि 2-3 वीडियो अपलोड करना है, मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी जितनी वीडियो आ रही है आप देखिए। देखिए हिस्ट्री में कराऊंगा, अभी हिस्ट्री के 3 पार्ट आ गए थे, 4 से 5 पार्ट और आएंगे, बाकी 6-7 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को ऐसे यहाँ पे देखिए। तो चलो देखते हैं, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बाकी चीजें आगे देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, ठीक है 15 क्वेश्चन, वो साइंस के थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं 16वें क्वेश्चन दिखा। मतलब हमारे पास यहाँ 35 से 36 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कहने को 36 क्वेश्चन है, बट चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपके 50+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, कह रहा है। किसका भाग? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है। ठीक है, जैन साहित्य का भाग नहीं है, कह रहा है। थैरी गाथा, आचारा आचारंग सूत्र, सूत्रकृतांग, या फिर बृहत कल्प सूत्र। तो इसमें से कौन सा कह रहा है आरंभिक जैक साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये थेरी गाथा नहीं है। बाकी आपका आचारंग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो है, ये क्या है, जैन साहित्य के भाग है। क्लियर है। 17वां है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी। देखिए कहां की बात कर रहा है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे सत्ता किसने की, वाकाटक वंश ने, चालुक्य वंश ने, सातवाहनों ने, या फिर राष्ट्रकूटों ने। तो पहली बार अगर सर्वप्रथम पूछेगा दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित करने वाला कौन था, तो ये थे आपके सातवाहन वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है सातवाहनों की भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा थी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो प्राकृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको एक बार देखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सातवाहन वंश हो गया, वाकाटक हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 18वां है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। कामसूत्र में, मानव धर्म शास्त्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, या फिर अर्थशास्त्र में। तो ये गई है अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र किसका लिखी गई है, आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, दीवान मकभी मकभी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, जो दीवान मकभी था उसके शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं यहाँ पे, महागम अनगा, जैबुनित्रिसरा, औरंगजेब, या फिर सलीमा बेगम। तो लिखी गई है आपकी जैबरुनिसा के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपने देखा होगा ना, हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो मुगल प्रशासन है, ठीक है, मुगलों के इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं, या फिर दिल्ली सल्तनत आपका। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जो है, उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट, दीवानी, कोई कृषि विभाग, इस टाइप से जो चीज है उनको देखना, क्योंकि आजकल ज्यादा क्वेश्चन ना ऐसे नहीं पूछ रहा है कि बाबर कौन था, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, बाबर का आक्रमण कौन सा, ऐसा नहीं पूछेगा। आजकल क्या पूछ रहा है, जो प्रशासन होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो जो प्रशासन वगैरह रहता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चाहे वो मुगल की बात करो, विजयनगर एम्पायर की बात करूं मैं, ठीक है, मराठा साम्राज्य की अगर बात करता हूं, या दिल्ली सल्तनत की बात करता हूं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए 20वां है, निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों से संबंधित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, इनके स्मारक दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए पहले देखिए दोहरा गुंबद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोहरा गुंबद किसका है, ये सिकंदर लोदी का है। ठीक है, फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4th हो जाएगा। अगला है अष्टभुजी मकबरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अष्टभुजी जो अष्टभुजी है मकबरा, ठीक है, वो किसका है, वो आपका शेरशाह सूरी का है। ये कहां पे बताएंगे आप लोग, सासाराम में है। ठीक है, सासाराम कहां पे है आपका, बिहार में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको देखना एक बार। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 1 हो गया। अगला है सत्य मेहराबी मकबरा। ठीक है, ये है बलवन का, ये आपका 3rd हो जाएगा। और गोल गुंबद, जो गोल गुंबद है वो है मोहम्मद शाह आदिल का। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह जो है, मोहम्मद आदिल शाह, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2nd। तो 4132, तो 4132 कहां पे दिया हुआ है,
तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 21वां है, किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल में, तीसरे में या फिर चौथे में? तो किसमें किया गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय यहाँ पे लिया गया था। ठीक है। 22वां है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अब विद्यापति कौन थे? ये एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन सी भाषा के? मैथिली भाषा के। ठीक है। तो यहाँ पे मुबारक शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी या फिर इब्राहिम शाह सरकी? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है। 23वां है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? देखिए मैंने कहा ना, भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो कारकुन, आमिल, सिपाल सालार या फिर मीरे बहर? तो मुगल काल में इनमें से एक अधिकारी का कार्य क्या? सेना था जो वो नदी पार करवाता था, पुलों के नावों की व्यवस्था करता था। ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा आपका मीरे बहर। ठीक है, ऐसे याद रख लो, बहर नदी में बह जाते हैं ना, तो याद रख लो ऐसे, बस वो पुल पार करवाने के लिए होता था, ये होती थी करके। ठीक है। बहर मतलब बह जाना, ऐसे याद रखोगे क्वेश्चन। 24वां है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? गोरखाओं का, सिख एवं पंजाबी, मध्य प्रांत या फिर इनमें से सभी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब 1857 क्रांति होती है ना, इसके पश्चात क्या होता है, अंग्रेजों का देखते हैं कि अंग्रेज किस किस जगह को हमको यहाँ पे अपने सेना में नहीं लिया, क्योंकि विद्रोह किया था। तो देखिए जो मध्य प्रांत है ना, जो अभी यूपी का टाइम है, जो बिहार वाला थोड़ा रीजन है, जहाँ पे मेरठ में जैसे स्वतंत्र क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ज्यादा तो सेंटर इसका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यही मध्य प्रांत में जाता था, इसलिए गोरखाओं तो इन्होंने लिया था कि गोरखा तो इनके पहले से ही, जब 1815 में सगुली की संधि होती है, ठीक है, उत्तराखंड में, जो आपने पता ही होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, चंद्रवंश हो गया, जब एंड होता है, फिर परमारों का भी एंड होता है। तो गोरखाओं के को तो एकदम से, गोरखा तो अभी भी हम करंट टाइम बात करेंगे, तो अगर आप जाते हैं ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, तो अभी भी गोरखाओं के वहां पे क्या होती है, भर्तियां होती है। ठीक है। और सिख और पंजाबी भी थे, बट यहाँ पे मध्य प्रांत से इनने बाद में क्या किया, लोगों को नहीं लिया, क्योंकि इनको था, क्योंकि ये कट्टर होते हैं। ठीक है। और ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है। 25वां है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? दक्षिण अफ्रीका के नटाल में 1906, चंपारण 1917, अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल वाला जो था, ठीक है, 1918, दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में 1906 में। तो गांधी जी के द्वारा पहली बार अपनी हंगर स्ट्राइक जो की गई थी ना, वो कहां पे की गई थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये अहमदाबाद में, इसलिए याद रखना, क्योंकि देखो चंपारण होता है 1917 में, फर्स्ट टाइम गांधी जी का जो सत्याग्रह होता है वो चंपारण नहीं होता है, तीन कटिया जो आपका लगान था नीली खेती के लिए। ठीक है। इसके बाद अगले साल होता है 1918 में, ये ऑर्डर ही पूछता है बहुत बार। ठीक है। चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो अहमदाबाद मिल जो था वहां पे इनने हंगर स्ट्राइक की थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26वां है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्मों का पहचान कीजिए। ठीक है। यहाँ पे एक आपका गलत दिया हुआ है, वो देखना है। एक क्रांतिकारी दिए हुए हैं और उनका समाचार पत्र दिया हुआ है। पहला था आपका जमींदार, पहला क्या है, जमींदार, जफर अली खान, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि गलत का करना है। ठीक है। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष, ये बिल्कुल सही है आपका। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, ये बहुत बार पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है। संध्या नहीं, संध्या आपका सचिन नाथ सैनल का नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत 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 भारतीयों के लिए है? ठीक है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, ये इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 28वां, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, जिसका नाम प्रचलित नाम क्या आपका साइमन कमीशन है? ठीक है। और बहुत बार साइमन कमीशन नहीं भी देगा, ये तो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बार संवैधानिक आयोग भी देगा। ठीक है। तो याद रखना कि वो साइमन कमीशन की बात कर रहा है। ठीक, की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे ब्रिटिश के, ब्रिटेन में। ठीक है। तो प्रधानमंत्री का नाम बताना है। लॉर्ड नॉर्थ थे, विंस्टन चर्चिल थे, स्टैनली बॉल्डविन थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन थे? ये थे आपके स्टैनली बॉल्डविन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है 29वां, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था कंपनी द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नाम पर, निर्देशक मंडल द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर? तो 1858 की जो क्रांति होती है ना, उस अधिनियम के द्वारा, जो उससे पहले जो अधिनियम आया था ना, उसके द्वारा भारत में शासन किया गया। ठीक है। उसके बाद जो आया था, तो इसमें ब्रिटिश क्राउन के नाम पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी, फिर यहाँ विद्रोह होता है, तो फिर क्या हुआ, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के नाम पे यहाँ पे भारत में शासन चलने लग गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व यहाँ पे खत्म हो जाता है भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 30वां है, निम्नलिखित में से कौन
1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है तो इसमें कौन कौन से थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर, तेज बहादुर सप्रू। तो बहुत बार आपने फजल अली कमीशन भी सुना होगा। ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो देखिए हृदयनाथ कुंजरू भी थे यहाँ पे, फजल अली भी थे और के.एम. पनिक्कर भी थे। तेज बहादुर सप्रू इसमें नहीं थे मेंबर। ठीक है, तो गलत हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन है, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही है? ठीक है, अब यहाँ से आपकी ज्योग्राफी आ गई है। ठीक है, अब देखिए पहली बात कृषि पद्धति और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। पहली झूमिंग कृषि, अब झूमिंग आपने पढ़ा होगा जो शिपलिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, बिल्कुल सही है, हम भी दक्षिण पूर्व का बात करेंगे। ठीक है, अगला है मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको में, इसको मौ से याद रखना। ठीक है, इसी को यहाँ पे मिल्पा कहते हैं, कहाँ पे? मैक्सिको में, पर लद्दाख श्रीलंका में इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, तो राइट होगा हमारा 1 और 2 राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे 32, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछा गया, ध्यान देना, स्टेट नहीं पूछा है। ठीक है, यानम, कुरंकुमे, लांगेलेंग, किपरे, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कुरंकुमे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, देखिए आपको 1 सेकंड लगा वीडियो लाइक करने में। ठीक है, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो और साथ में आप लोग वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस है, ऐसे है ना, आपको पेट में भी नहीं मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप अगर डेली बेसिस पे 25-30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना 15-20 मिनट में, तो एग्जाम के टाइम पे ना आप कोई भी क्वेश्चन वहां पे आएगा, कहीं ना कहीं इनिशिएटेड होगा क्वेश्चन वो। ठीक है, तो आराम से आप क्या करेंगे वहां पे उसको सॉल्व कर लेंगे। 33वां है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका पुडुचेरी है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? दिल्ली में भी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला है 34वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? न्यूनतम साक्षरता की बात कर रहे हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा कह रहा है, प्रतिशत वाइज, हाँ कौन सा? और वो आपका यूटी की बात कर रहा है, स्टेट की बात नहीं कर रहा है। दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार। इसका राइट ऑप्शन है आपका दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है राज्यसभा जो आपका अपर हाउस होता है। ठीक है, पहला कह रहा है राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है इसे 3 अप्रैल 1952, अब देखिए ये अब मैं एक चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ना अगर आपने यूकेएसआई का पेपर दिया होगा, ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में कि राज्यसभा कब नाम दिया गया, तो 3 अप्रैल। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ना स्टेटमेंट करो, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, इनमें से बहुत, अब बहुत बार क्या बोलेगा राज्यसभा का सदन कैसा है, एक स्थिर सदन है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, एक क्वेश्चन आपका ये मिल गया, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है और ये आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका बिल्कुल ये भी राइट है, ये भी राइट है, पर हमको गलत पूछा गया, ये ध्यान देना। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्र, हाँ ये भी आपको पता है, राज्यसभा के लिए ना 12 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति नामित करते हैं, वो किसी फील्ड से, स्पोर्ट्स के फील्ड से होगा, सोशल सर्विस के फील्ड से होगा, आर्ट्स के फील्ड से होगा, तो 12 मेंबर यहाँ पे क्या होते हैं अपॉइंट किया। जैसे आपने देखा होगा ना सचिन तेंदुलकर वगैरह जो है, ये आपके राज्यसभा के लिए जो नामित हुए हैं स्पोर्ट्स, ये कोई जीत के नहीं आए हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है ना, अगला है इसके 1/3 सदस्य, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन फंस जाएगा, अब आपको सब सेम लग रहे हैं, गलत नहीं लग रहा होगा, बट एक चीज ध्यान देना, इसके 1/3 सदस्य, देखिए मैं जो कराता हूं ना, मेरी पहले से हैबिट है, मैं जो चीजों को पढ़ाता हूं ना मैं खाली नहीं करवाता हूं, एक एक करके मैं क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के वीडियो कराता हूं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन निकाल दिए, एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट निकाल रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना बहुत आसान हो जाएगी लाइफ, और जो पढ़ाई में आपको लगता है ना जीएस में क्वेश्चन सॉल्व रहे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष, देखिए अब यहाँ पे फंसा दिया इसने, प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष से नामित नहीं होते हैं, यहाँ पे 1/3 मेंबर तो होते हैं, क्योंकि ये आपका मैंने बोला इसके 6 साल का कार्यकाल होता है इनका, डिजोल्व कभी होते नहीं है, तो क्या करते हैं हर 2 साल बाद, हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं, और क्वेश्चन को यहाँ ही फंसा दिया है। देखिए तो अगर आप यहाँ पे 1/3 पढ़ते और इसको भी सही करते तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आते, या आप इसको गलत करते या आप इसको गलत करते। ठीक है, बट क्वेश्चन आपका डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 सदस्य एवरी 2 ईयर, ठीक है, नॉट एवरी ईयर। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पकड़ोगे ना, तोड़ना सीख जाओगे, तो क्वेश्चन आसान से एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपने पढ़ा सब कुछ होता है, बट वहां पे जो क्वेश्चन फॉर्म आता है ना, क्वेश्चन जैसे आयोग
कोई भी आयोग है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो वो क्वेश्चन को फ्रेम इस टाइप से करते हैं कि आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाए, क्योंकि आप लोग चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36वां है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अब गैर नागरिक मतलब भारत के नागरिक तो हो गए, पर जो गैर जो बाहर के लोग हैं उनको भी यहाँ पे संविधान। अब देखिए यहाँ पे बताता हूं मैं, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल है जो ओनली इंडियंस के लिए है, ओनली इंडियन मेंबर के लिए जो सिटीजन है। बाकी इसके अतिरिक्त आपके जो 14 है, ठीक है, 17 है, 18 है, उसके बाद आपका 20 है, 21 है, 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक ये जितने भी हैं ये दोनों के लिए है, फॉरेनर के लिए भी है और इंडियन के लिए भी है। क्लियर है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को मतलब गैर मतलब जो इंडियंस के लिए मतलब उनके लिए है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने बसने की स्वतंत्रता, सर्फिज अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अब क्वेश्चन इसने आर्टिकल नहीं पूछा, इसने फंसा दिया, इसने स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। पहली बात देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो है आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, मैंने यहाँ पे लिखा कहाँ है, मैंने कहा ना इंडियंस के लिए, बाकी सबके लिए है, इंडियंस के लिए तो खाली 15, 16, 19, 29 और 30 है यहाँ पे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल दिए हुए हैं, तो ये इसके अतिरिक्त जो देखिए, पहला है संविधान निराकरण का अधिकार, तो ये क्या है, ये फॉरनर के लिए है, ठीक है ना। अगला क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 21, तो आप देख सकते 21 तो मैंने क्या बोला, ये तो फॉरनर के लिए है। देश में किसी भाग में घूमने बसने की स्वतंत्रता, ये भी है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, तो देखिए इसमें से कौन सा है नागरिक उपलब्ध है गैर नागरिकों के लिए, संविधान निराकरण का अधिकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 37वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, उप निरीक्षक पुलिस या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए कार्यपालिका का जो अंग है ना वो कौन सा है, उप निरीक्षक पुलिस, ठीक है। बाकी विधान परिषद क्या है, राज्यसभा का सदस्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 38वां, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने में क्या उद्देशित होता है। भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है, भारत न तो संघीय है न ही एकात्मक है, भारत अर्धसंघीय है, भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप है। तो इसमें से कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने में क्या उद्देशित होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, भारत क्या है, एक अर्धसंघीय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल अगर मैं बात करूं 356 की बात कर रहा है, रिसेंट में आपने देखा होगा मणिपुर के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग गया था, क्योंकि 2 साल से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में भी लगा था, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पहले, उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, 27 मार्च 2016 को लगा था, ठीक है। इसके बाद 46 दिन का लगा था, इसके बाद 46 दिन जोड़ देना 11 मई तक, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि होता क्या है कि जो बजट होता है हमारा, ठीक है, उसको कौन पेश करेगा तब। अब क्योंकि वहां पे अगर राष्ट्रपति शासन है तो विधानसभा तो चल नहीं रही होगी, क्योंकि वहां हमारे वित्त मंत्री वगैरह होंगे नहीं कोई, क्योंकि कैबिनेट डिसॉल्व खत्म हो गई होगी वहां पे। अब ध्यान से देखना, राष्ट्रपति करेगा, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद या फिर वित्त मंत्रालय, तो कौन करेगा। तो ध्यान देखना, फिर जो भी रूल बनेंगे ना वो संसद के थ्रू बनेंगे। कहां से बनेंगे, संसद के थ्रू बनेंगे, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल जो होंगे वहां पे राष्ट्रपति शासन होगा तो राज्यपाल के ऊपर पावर होगी, तो राज्यपाल क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति संसद के थ्रू जो भी आपका स्टेट होगा वहां के लिए बजट वगैरह पेश करवाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगला है 40वां, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन सा दिखता है, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना उसमें दैनिक जो कामकाज, अब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे क्या होता है, आपके सीएम तो होते नहीं है। अब देखो हाँ, कोई 2 चीजें हैं, पुडुचेरी और आपका दिल्ली, तो वहां पे सीएम है नो डाउट, ठीक है। अब देखिए उपराज्यपाल देखेगा, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, 2 चीजें होती हैं। पहला इसका राइट ऑप्शन तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे सुना होगा, ठीक है। तो ये होते हैं वहां पे, जैसे अभी चेंज हुए 3 जगह, अभी जब लद्दाख के चेंज हुए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, 2 दिन पहले की न्यूज है, मैंने करंट में भेजा भी था आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। तो लद्दाख के अभी नए राज्यपाल कौन बने ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर न्यूज में रहता है, तो वहां पे भी बहुत टाइम के बाद चेंज भी हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला है 41वां, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, छऊ, मणिपुरी, उड़ीसी या फिर कथकली। तो ये किससे है, ये है आपकी मणिपुर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42वां है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, पुष्कर मेला, हम्पी मेला, गंगा सागर मेला, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पहली बात, कहां कहां पे मेले हो तो बताता हूं आपको। पहले पुष्कर मेले की बात करूंगा तो राजस्थान में लगता है, एक साल में एक ही लगता है। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी था, ठीक है। हम्पी मेला, तो हम्पी कहां पे है, ये आपका कर्नाटका में है,
ठीक है। गंगा सागर मिला, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि गंगा सागर मिला ना वेस्ट बंगाल में, आपने देखा होगा जहां पे बे ऑफ बंगाल में लगता है गंगा सागर, ठीक है, पूछता भी है बहुत बार। तो गंगा सागर में लगता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो विजय उत्सव के रूप में यहाँ पे किसको मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हम्पी मेले को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? ठीक है, ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर कह रहा है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर फोर्थ पीढ़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन का है, फर्स्ट सेकंड का, थर्ड का या फिर फोर्थ का यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पीढ़ी का IBM 360, ठीक है। अगला है निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर को, म्योको को, लुसांग को या फिर मुरंग को? तो ये मनाया जाता है आपका लोसर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोसर त्योहार तिब्बत में बनता है नववर्ष के रूप में। अगला है निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? इकोनॉमी है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य वस्तुएं, सड़क, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक वस्तुओं में यहाँ पे कौन सा आएगा इनमें से? ठीक है, तो देखिए पहली बात, जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है जो सार्वजनिक वस्तु की चीजें हैं, सड़क भी है, बट खाद्य वस्तु है ना, ये सार्वजनिक वस्तुओं की नहीं आती है, ठीक है, श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो ये किया गया आपका शिक्षा मंत्रालय। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ मैंने बनाए हुए ना, ये सेम एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए इकोनॉमी के इसी टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री के आपको ऐसे मिलेंगे, ज्योग्राफी के आपको ऐसे मिलेंगे, तो इनको अच्छे से करिए, ठीक है। ये आपके लिए रामबाण विधि रहने वाली, जब एग्जाम देके आप लोग आएंगे ना तो आप खुद कहेंगे, ठीक है। तो युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है आपका? ये आपका शिक्षा मंत्रालय का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, उनको सहयोग प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ठीक है। तो MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग का स्थापित करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? ठीक है, आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर या फिर केंद्रीय सीमा शुल्क? तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो जाएगा आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, कह रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा नेशनल हॉटस्पॉट के बारे में, पूर्वी हिमालय, गारो हिल्स, सुंडालैंड या फिर पश्चिमी घाट? तो ध्यान से ना, क्या कह रहा है? भारत का विश्व स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं कह रहा है, पहला है पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय तो है आपका, ठीक है। फिर आता है सुंडालैंड, ये भी है, और पश्चिमी घाट तो सबको पता ही आपको, नीलगिरी माउंटेन के नीचे यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये तो है ही आपका, बट ये गारो हिल्स जो है ना वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हॉटस्पॉट में यहाँ शामिल नहीं है विश्व स्तर पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा कह रहे हैं? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या फिर घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र? तो इनमें से कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कह रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? देखिए जो समुद्री पारिस्थितिकी होता है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है? स्थिर पारिस्थितिकी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे ज्यादा आपको जो चीजें मिलेंगी, सबसे ज्यादा जो कीट मिलेंगे, जीव मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी आपको, सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी आपको समुद्र के में ही मिलेंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन वाले चैनल पे करके, ठीक है, थैंक्स बटन ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेंबर चैनल के बन सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग की ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।